नमस्कार। साहित्य के सफ़र सीरीज में आपका स्वागत है। धड़कन हिंदी, सांसें हिंदी, हिंदी में बसे मेरे प्राण हैं। मैं हिंदी की सेवी, हिंदी से मिला मुझे सम्मान है। मैं आकांक्षा आप सभी के समक्ष नाइजीरिया से शशि महाजन जी की प्रस्तुति साक्षात्कार लेकर आई हूँ। शशि जी का स्वागत मैं 4 पंक्तियों से करना चाहती हूँ। साहित्य की रोशनी भूपृष्ठ पर छाई, साहित्य की रोशनी भूपृष्ठ पर छाई, शब्दों का संगीत विचारों की माला सजाई, शब्दों का संगीत विचारों की माला सजाई। कल्पना की उड़ान साहित्य का आसमान, कल्पना की उड़ान साहित्य का आसमान। पन्नों की सवारी भावनाओं की सम्राज्ञी, पन्नों की सवारी भावनाओं की सम्राज्ञी। शब्दों का सागर साहित्यकार का जीवन, शब्दों का सागर साहित्यकार का जीवन। अपनी कलम से आपको मिलता रहे पूरे संसार का प्यार, आपकी कलम से मिलता रहे आपको पूरे संसार का प्यार। शशि जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपका स्वागत है। साहित्य के सफर में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्कार। साहित्य के सफर में आज हमारे साथ हैं शशि महाजन जी, साहित्य के अमूल्य रतन। नाइजीरिया से आज हमारी हिंदुस्तान की जमीन पर रोशन करने आए हैं हमें। इनकी जगमगाहट से रोशन संसार है। आपका स्वागत 4 पंक्तियों से करना चाहती हूँ मैम। भारत से नाइजीरिया का साहित्य सफर, भारत से नाइजीरिया का साहित्य सफर। भाषाओं की मिलनसार कहानी है, भाषाओं की मिलनसार कहानी है। ये अद्वितीय यात्रा में आज हम दोनों जो यात्रा करने जा रहे हैं, उससे आप पूरे संसार को अपनी जगमगाहट से, साहित्य में आपकी कलम से आपने इतना कुछ लिखा है। आज आप पूरे संसार को रोशन करने जा रही हैं। ऐसी शख्सियत, वतन की सौंधी खुशबू, वतन की सौंधी खुशबू, हिंदी की प्रेमी, साहित्य की मैं हृदय में लिए शशि महाजन जी कर रही हैं प्रशंसनीय कार्य नाइजीरिया में। आपका वंदन है, अभिनंदन है और मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आपकी खास व्यक्तित्व, हिंदी के प्रति आपकी सेवा, आपकी लेखनी, आपके योगदान के बारे में हम जानना चाहेंगे मैम कि आपकी रुचि हिंदी के प्रति कैसे आई, विदेश में रहकर भी हिंदी से इतना प्रेम, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। धन्यवाद भावना जी, सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए, और दूसरी बात आपने इतने बड़े बड़े शब्द जो मेरे लिए प्रयोग में लाए, मुझे लगता है उनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ना तो मैं इतनी बड़ी लेखिका ही हूँ और ना ही कुछ अभी काम करना बाकी है। और खैर शुक्रिया। और जहाँ तक मैं हिंदुस्तान में पली बड़ी, और तो जब किशोरावस्था होती है तो हम अपने जीवन का मार्ग चुनने का प्रयत्न कर रहे होते हैं उस समय। और मुझे लगता है वो एक समय था जब मुझे भाषा का महत्व समझ में आने लगा, और कुछ प्रश्न थे मेरे अंदर। भारत की जो शिक्षा पद्धति थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैं जानना चाहती थी कि हमारा व्यवहार ऐसा है तो क्यों है, इतना असंतोष क्यों है समाज में, और जो बड़े बड़े प्रश्न हैं कि हम क्यों हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उनके उत्तर अभी तक हमारी सभ्यता ने क्यों नहीं दिए हैं, और दिए हैं तो कहाँ तक दिए हैं। तो वो जो खोज थी वो बहुत गहरी थी मेरे अंदर। मैं कहूँगी गहरी इस सेंस में कि एक उनके उत्तर जानने की एक बेताबी थी। तो आपके अंदर जब भी बेताबी होती है तो आप पढ़ना शुरू कर देते हो, और फिर आप क्योंकि मेरी शादी हुई, प्रेम विवाह हुआ मेरा, ऑफकोर्स पढ़ाई चलती रही, और फिर हम नाइजीरिया आ गए और बच्चे बड़े होने लगे, तो मैंने पढ़ना लिखना जारी रखा। और फिर जब नाइजीरिया आए तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े थे और उनके लिए कोई स्कूल नहीं था,
अबूजा एक नया शहर था, वो बन रहा था, तो मैंने उनकी होम स्कूलिंग कराई। तो कुछ वर्ष उसमें भी चले गए। जब वो चले गए तो मुझे एक और अवसर मिला, और वो था कि राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय होने का अवसर, जिसको मैं कहूंगी, क्योंकि आप जब एक ही जगह पे रहते हैं तो आपके विचार थोड़े रिजिड होने लगते हैं, आपको लगता है यही जीवन का सत्य है। लेकिन जब आप दूसरों को देखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, तो कुछ हद तक आप ये भी समझ पाते हैं कि वो भी हमारी तरह ही इंसान है, उनकी भी समस्या है। एक आपको सार्वभौमिक दृष्टिकोण मिलने लगता है। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, यूके का एजुकेशन सिस्टम, उनकी हिस्ट्री, ये सब। और एक बात जो बहुत अच्छी हुई मेरे साथ कि मैं को अमेरिकन स्कूल में 2-3 बार उन्होंने नौकरी करने के लिए मुझे बोला, पर मैंने करी नहीं, क्योंकि मुझे घर में रह के पढ़ने का ही शौक था और मुझे लगता था। पर उन्होंने मुझे अपना, मैं कभी कभी सब्स्टिट्यूट करने जाती थी वहां पे, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे अपनी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज दीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे कभी भी बुला लेते हैं पढ़ाने के लिए और 10वीं 11वीं के बच्चों को बोलते हैं पढ़ाने के लिए, तो बेहतर है कि मुझमें कुछ हो ताकि मैं क्लास के सामने खड़ी हो सकूं, और उसके लिए मुझे आपकी पुस्तकालय की आवश्यकता होगी। तो वो मान गए जी। तो उनकी लाइब्रेरी से मैंने जो किताबें थी, जैसे मैं विज्ञान की विद्यार्थी नहीं थी, मेरा गणित बहुत कमजोर था, तो मैंने बच्चों की किताबें पढ़नी शुरू करी। उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं। अगर हम देखें हिंदुस्तान की किताबें, उनकी किताबों में ही बहुत अंतर है। जिस तरह से, क्योंकि आप ये देखिए कि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी की पूरी अमेरिका और ब्रिटेन से ही आती है हमारे पास। तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक क्लियर करने का एक तरीका है कि हम ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं, ये विचार का आधार क्या है। जबकि हमारे पास जब आती है शिक्षा, वो है कि ये पढ़ लो, ये याद कर लो, या मैथ्स का ये फॉर्मूला याद कर लो। पर अगर आप पश्चिमी पद्धति में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बना कैसे। तो आपका दिमाग एक अलग तरह से सोचने समझने लगता है। तो उनकी जो किताबें थी भौतिकी पे, ये सब विषय पे, जब मैंने पढ़नी शुरू करी बच्चों की, तो मुझे समझ में भी आने लगी। तो मेरा उससे चिंतन का विकास हुआ, और मुझे लगता है अभी बहुत दूर जाना बाकी है। एक रास्ता मिल गया मुझे। जैसे कि आज हम देखते हैं, हम एक इंफॉर्मेशन के युग में रहते हैं, हम कुछ हो रहा है, हम लगातार समाचार पा रहे हैं, लेकिन उन समाचारों को समझ के एक चिंतन और फिर उस पर लिख पाना, उसकी जो दृष्टिकोण है मुझे इन किताबों ने ही दिया। तो एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण मैं कहूंगी कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत कुछ पता चला, या क्योंकि उसका तो कोई अंत है नहीं, पर एक दिशा जरूर मुझे मिली जो काफी, जिसने मेरे जीवन को बहुत रुचिकर कर दिया। जी, आप देश भर के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। यूट्यूब में अपने बहुत अच्छे वीडियोस डालती है, जिससे बच्चों को सीखने में बहुत आसानी होती है। और अनेकों कहानी संग्रह जो आपने लिखे, उपन्यास लिखे। तो लिखने का शौक मैम आपको कब से लगा? और लिखने का शौक मैं जब असल में मैं कॉलेज में थी, तो मैं बेस्ट डिबेटर हुआ करती थी कॉलेज की। और तो तब फिर मुझे लगा, तब मैंने लिखना भी शुरू किया, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एक लेखक के अंदर एक खोज होती है, और खोज को वो अभिव्यक्त करेगा, चाहे उसको कुछ पता हो ना हो, वो यही कहेगा कि मेरे अंदर खोज है। तो वो अभिव्यक्ति वहीं से आरंभ हो गई थी। फिर कॉलेज मैगजीन में एडिटर भी बन गई थी। तो आई थिंक एक जिसको बोलते हैं स्वाभाविक अभिव्यक्ति, शायद वो अपने आप आ गई थी। एक आई थिंक अगर आपको आत्मविश्वास का बड़ा किया गया है, तो वो अभिव्यक्ति आना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अच्छा मैम, लेखन की कलाओं में कौन सी विधा होना जरूरी है? जैसे कि हमारे नव रचनाकार हैं, भारत में भी बच्चे, बड़े, किशोर लिखने के लिए कोशिश करते हैं, तो साहित्य में जिनकी रुचि है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि उन्हें लिखने में कौन सी विधा पर जानना जरूरी है? सभी विधाएं अच्छी होती हैं। अगर मैं कविता करूं तो कविता में शायद भावनाओं का बहुत उदात्तीकरण होता है। कहानी तो मैं कहूंगी कि हर चीज के मूल में है। चाहे हम ब्रह्मांड के बारे में बताने शुरू करें तो कहानी ही है, राजनीति है तो कहानी ही है। तो हर एक विधा का अपना एक मूल्य है। परंतु आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को हास्य अधिक पसंद आता है, और हमेशा आएगा, क्योंकि आप हंसना तो हर कोई चाहता ही है। तो हास्य मुझे लगता है एक बहुत आज के जमाने के लिए बहुत अच्छी विधा है। पर उपन्यास, गंभीरता, मुझे लगता है
साहित्य की हर एक विधा का अपना एक मूल्य है, अपना आनंद है। आप ये नहीं कह सकते कि ये विधा उस विधा से अधिक। ये आपके जैसे कि अगर मुझे कोई बोले, मैंने कुछ जिसको बोलते हैं पर्सनल ऐसे जिसको बोलते हैं, मैंने लिखे हैं और वो काफी लोकप्रिय भी हुए हैं। परंतु अगर मुझे कोई बोले कि आप इस विषय पे निबंध लिखिए, एक क्या उसको बोलेंगे, एक स्कॉलरी उसमें, तो मैं शायद नहीं लिख सकूंगी, क्योंकि मेरा जो एप्टीट्यूड है वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। तो आप देखिए कि आपके स्वभाव के अनुसार क्या बैठ रहा है। जो आपको स्वभाव को रुचिकर लगे वही आपके लिए बेस्ट है, वही आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको लिखने का कोई विशेष कारण, मतलब आपके लेखन में कोई विशेष कारण था, बस लिखने में आनंद आता था कि आपको लिखना अच्छा लगता जब लिख लेते हैं? देखिए हिंदी के लिए ना मेरे अंदर बहुत कहना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे हर कोई अपने जीवन का अर्थ ढूंढता है जी। तो अगर मैं कहूँ एक अर्थ तो आपका ये होता है कि आप एक अच्छा परिवार बना सकें, एक अच्छा जीवन बना सकें, और एक व्यक्तिगत तौर पे आप क्या करना चाहते हैं। तो मुझे कि सबसे पहले मैं हिंदी ही है मेरे, उसमें मुझे लगता है अगर हमारी भाषा सुदृढ़ हो जाती है हमारे देश की, तो वो एक बहुत बड़ी देश सेवा होगी, मुझे ऐसा लगता है। और वो एक क्योंकि उसी से क्योंकि आज हिंदी की हालत जो है बहुत शोचनीय है। अगर और उससे हम हमारा आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा जनसमूह जो हिंदी भाषी है, उसकी शक्ति का ह्रास सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास भाषा नहीं है, भाषा का वो आत्मविश्वास नहीं है, भाषा में वो विचार नहीं है, वो अभिव्यक्ति नहीं है। कोई भी आदमी थोड़ा बहुत लिखता है तो फिर वो अंग्रेजी की तरफ चले जाता है, या फिर वो हिंदी पढ़ना ही छोड़ देता है, या आप और इस बात की चिंता मुझे भी रहती है कभी कभी कि अगर मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो कितने लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो मुख्यतः मेरे पाठक हैं वे 30 से तो नीचे वाले नहीं आ रहे, 40 के होंगे, 50 में उम्र बढ़ती जाती है उनकी। तो इसका मतलब है जो नए लोग हैं वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, भले ही उनको पढ़नी आती हो फिर भी नहीं आती। पर मैं सोचती हूँ किसी भी देश का चरित्र तब तक निर्मित नहीं होता जब तक उसके पास भाषा नहीं होती। और मेरी दिल इच्छा ये है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे मेरी भाषा सुदृढ़ हो, मेरी भाषा को पढ़ने के लिए लोगों को लगे कि हाँ आई मीन इसको एक ऐसा आनंद मिल रहा है कि भाषा अपने आप बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे हो जाएगा या हो रहा है, प्रयत्न करने में तो कोई हर्ज नहीं होता। और भारत से लेकर दुनिया के कोने कोने तक आप जैसे महानुभाव आदरणीय हैं और सब मिलकर हाथ से हाथ मिलाएंगे तो हिंदी की हालत एक दिन सुधरेगी। हिंदी की तो अभी क्योंकि कोविड जी सभी लोग जुटे हैं मैम। खुशी है कि विदेश में भी हिंदी का प्रेम है और हिंदी का परचम फहराया जा रहा है, तो जरूर बिल्कुल लगता है जी, लगता तो है, लेकिन मैम क्योंकि भारतवासियों को भी ना एक अलग से आत्मविश्वास आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 20-1 वर्षों में पश्चिमी सभ्यता का बहुत ह्रास हुआ है, उनके जीवन मूल्यों को देख के लग रहा है कि उनका समाज नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में हम अपने जीवन मूल्यों की तरफ मुड़ रहे हैं, अपना खान पान, अपना पारिवारिक ढांचा, और हमें लग रहा है कि जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो विश्व को दिया जा सकता है। और विश्व में जो आज एक अनिश्चितता आ गई है कि भविष्य क्या होगा, शायद हमारी जो विचारधारा है, जो पारंपरिक विचारधारा है, वो स्थिरता ला सकती है। तो इसका आत्मविश्वास जो है फिर से क्योंकि कोविड के दिनों में मैं भी बहुत से लोगों से जुड़ी जो विदेशों में हिंदी की सेवा कर रहे हैं, और मुझे लगा उन सब में ये आत्मविश्वास एक यज्ञ की भावना है कि हम इसको करेंगे क्योंकि ये करना हमारे जीवन को अर्थ देता है। जैसे कोरोना महामारी से जब सब जूझ रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी ने विश्व को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। मैम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ने अच्छा कार्य किया कि हमें साहित्य का महाकुंभ दे दिया, जिसमें सारे महारथी जो जो एक कुंभ में दर्शन करने वाली बात है कि साहित्य का सफर बनता चला गया और महारथी बहुत अच्छे हिंदी में जो कार्य कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। मैम भारत की मिट्टी का एक वरदान है कि हमारे भारत की खुशबू ऐसी है कि हिंदी का प्यार सबके हृदय में सौंधी सौंधी खुशबू बनकर है। हिंदी के प्रति सबका जो प्रेम है और इतनी मीठी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, इतनी सरल इतनी प्यारी कि वैसे ही समझ में आ जाती है। तो मैं चाहती हूँ
अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी पसंदीदा कविता एक सुनना चाहेंगे आपसे मैम। जी जी जी। यहाँ पे मैं एक बात और भी कहना चाहती थी कि हिंदी का जो है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, हमारी कृषि प्रधान भाषा है। जी जी। हमारी तकनीक में हमारी भाषा ने उतनी उन्नति नहीं करी। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि पानी के लिए जल, नीर, इतने शब्द हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनके जो सौंदर्य है वो हमारी भाषा में है, और वो बड़े आनंद की चीज है। अच्छा, ये सुनाती हूँ मैं, वह शहर का लड़का, क्योंकि इसके लिए अधिक भूमिका की आवश्यकता नहीं होगी। और ये कविता मैं इसलिए भी सुनाती हूँ बार बार, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तकनीक की हम बात कर रहे थे, आज तकनीक की वजह से जो हमारा जीवन बदला है, उसका हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ये कविता उसको दर्शाती है। जी। वह शहर का लड़का, वो थका हारा शहर का लड़का, वो थका हारा शहर का लड़का, वो क्या जाने श्रृंगार क्या है। ना वो चहका चिड़ियों संग, ना वो खिला फूलों के संग, ना देखे बादल उसने, ना सुनी बरखा की रिमझिम, ना भागा वो नदी किनारे, ना सागर में डूबा वो, ना जाने वो महक बदल की, कैसे समझे सौंदर्य शरीर का, कैसे सोचो रिझाए वो शहर का लड़का, वो शहर का लड़का, जो जो पिसता है दिन रात अकेला, जो पिसता है दिन रात अकेला, सिगरेट झोंकता, चाय सुड़कता, वो क्या जाने संबंध क्या है, प्यार क्या है, लेना क्या है, देना क्या है। वो तो चाकर है बस, वो तो चाकर है बस, बड़ी मशीन का पुर्जा है बस, जंग लगने से बचता फिरता, वो क्या जाने स्वास्थ्य क्या है, वो क्या जाने स्वास्थ्य क्या है। कंप्यूटर पे अंक जुटाता, पीठ दर्द गर्दन को पकड़ता, वो क्या जाने खुली हवा की खुशबू क्या है, वो क्या जाने खुली हवा की खुशबू क्या है। जीवन के व्यापार में उलझा, तेरा मेरा सबका लड़का, वो शहर का लड़का, वो शहर का लड़का। बहुत मैडम, बहुत खूब। और गोधूली को तो भूल चुका है हमारे शहर का लड़का कि गांव की खुशबू, गांव की मिट्टी, गांव की जलवायु, गांव की जब गाय आती थी शाम को 4 बजे, वो गोधूली, आजकल शहर के लोग उससे वंचित है। और तभी शायद प्रदूषण के कारण बीमारियां भी इसीलिए फैल रही हैं कि हम लोग प्राकृतिक की छाओं को भूल चुके हैं, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना भूल चुके हैं। आप पूरी जीवन पूरा जी मैम जी, पूरी जीवन पद्धति नष्ट भ्रष्ट सी हो रही है। और जब हम ये बातें करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत पुराने जमाने की बातें कर रहे हो, या हम बहुत बूढ़े हो गए हो और हम नया जीवन समझ ले रहे। पर देखा जाए तो जीवन में जो नया सूचनाएं आए, नया ज्ञान आया, उसका फायदा हम लोग कम ले रहे हैं, नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य की ही बात करें, आज हम जितना स्वास्थ्य के बारे में समझते हैं, शायद 50 साल पहले, शायद क्या पक्का ही 50 साल पहले नहीं समझते, या 10 साल पहले भी नहीं समझते थे। उसका हम लाभ नहीं उठाते, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पे रहता है। क्योंकि आपका लाइफस्टाइल तो ये है, लेट उठ रहे हो, रात को जाग रहे हो, खाना कचरा खा रहे हो, तो आपने मतलब जो है जीवन में जितना भी ज्ञान है वो सारा पैसा बटोरने के काम आता है, वो जीवन पद्धति को बदलने के काम नहीं आ रहा। जो हमारी जीवन की आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्नेह, विश्राम, एक दूसरे से जुड़े रहना, उस तरफ हमारा ना तो ध्यान, हमारा ध्यान जाता भी है तो भी हम सब जल्दी में है, क्योंकि हम सबको लग रहा है कि पैसे की दौड़ में अगर हम पीछे रह गए तो हम पीछे रह जाएंगे। यह डर सबको सताए हुए है। जी, चकाचौंध और दिखावटी दुनिया में ऐसे खो गए कि अगले कमरे में क्या है घर में पता नहीं। देश भर की खबर है हमें, लेकिन घर में बूढ़ी माँ क्या कर रही है हमें पता नहीं। बिल्कुल सही, सच बात है। आपकी कविता ने सच की पूरी झांकी उतार के रख दी कि सच में शहर का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि हम अपने स्वास्थ्य को भी भूल गए हैं, जिसके कारण पैसा कमाने गए लेकिन बीमारियां साथ में लेकर आ गई, और जितना पैसा कमाया था उसे दवाइयों में गवा दिया। सही, या फिर सोने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेरे लिखने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है भी है
कि किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार पड़ सके पढ़ने वाले के ऊपर कि जीवन पद्धति को सुधारना भी हमारे ही बस में है। हमें शिकायत करने की बजाय हम चाहें तो हम थोड़े थोड़े अपने जीवन को बदल दें तो हम सब अपना जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि जो लोग आज हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता जो हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं, वो चाहे कुछ भी कर लें, हम ही हैं जो भुगत रहे हैं, और हम ही लोग हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य उन सबसे बेहतर है जो युद्धों में झोंक रहे हैं हमको, या हमारे को पैसा बढ़ाने की तरफ ही झोंक रहे हैं, या हमसे जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं। तो छोटे छोटे, तो मेरी कहानियों में मैंने अपनी इन सारी समस्याओं के थोड़े थोड़े हल निकालने की कोशिश करी है कि हम जीवन को थोड़ा इस तरह से बदल दें तो हो सकता है हमारे को हल मिल जाए। हम थोड़ा सा अपना, जैसे कि एक मेरी कहानी है तलाक, वो है, आपने शायद देखा हो, मुझे पता नहीं, वो यूट्यूब पे भी है। तो तलाक, जी 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 मैम, सुनना चाहेंगे, आप सुनाइए जी। हाँ जी, तो तलाक जो कहानी है वो आई मीन परफॉर्मेंस एंजाइटी के लेके है आदमियों की। तो आजकल ये कहा जा रहा है कि 4 में से 1 लड़का जो है आजकल सेक्स परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आप देखिए मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं जिनके तलाक हुए इन वजह से। तो मैंने सोचा मैं इस पे एक कहानी लिखूं। हालांकि मुझे इसको लिखने के लिए, और अब तो मुझे बात करने की आदत हो गई, पर आराम में मुझे बहुत साहस की आवश्यकता थी कि इसको कैसे किया जाए। और जब मैंने इसको फेसबुक पे छापा तो मुझे बहुत लोगों ने लिखा भी कि आपने बहुत हिम्मत करी, ये दबदबा विषय है जिसको आप बाहर लेके आई। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे लगा कि अगर मैं ये नहीं कर सकती तो मेरे लिखने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो तलाक में मैंने उस समस्या को थोड़ा कैसे सुलझाया जा सकता है, जिस समस्या को इतना बड़ा करके हम तलाक ले रहे हैं, अगर हम समझ इसमें क्यों हो रहा है और हम थोड़ा सा अपने जीवन पद्धति में सुधार ला दें तो हमारी समस्याएं सुधर सकती है। तो ऐसे ही और सारी मेरी जो कहानियां वो समस्याओं को सुलझाने का ही प्रयत्न है। आजकल के बच्चे मैडम पढ़ना ही नहीं चाहते, जैसे फोन में सुनना, पीडीएफ देखना, लेकिन लिखने और पढ़ने की आदत बहुत कम हो गई है। और कोरोना के बाद एक भीषण समस्या है कि बच्चों को लिखने में परेशानी होती है। तो नव पीढ़ी को आपके अनुभव के आधार पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि पढ़ाई में मुझे लगता है भाषा भी एक तकनीक है और लिखना भी एक तकनीक थी। 5000 साल पहले हमें लिखना नहीं आता था। तो अगर आज वो तकनीक की आवश्यकता हमें कम होती जा रही है तो हमें मान लेना चाहिए। मैं भी व्यक्तिगत रूप से अब उतना नहीं पढ़ती, मैं सुनती ज्यादा हूँ। तो अगर आजकल के बच्चे अच्छे कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जैसे नई तकनीक आएगी तो शिक्षा पद्धति भी बदलेगी, शिक्षा देने के तरीके भी बदलेंगे। जब तक बच्चे में उत्सुकता बनी हुई है जानने की और वो समाज में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है चिंता का विषय नहीं है। ये 2 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समाज के साथ नहीं जुड़े, सारा दिन कमरे में बंद पड़े हो और आपको लगता है यही एक जीवन है, एक वर्चुअल लाइफ जिसको बोलते हैं, या फिर आपके अंदर जो उत्सुकता है वो उन चीजों के लिए है जो उत्पादक नहीं है, तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। नहीं तो आजकल आप देखिए, मैंने तो बहुत सा मैथ सीखा वीडियोस देख देख के। आज तो बड़ा अच्छा है, हम बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं। हमारे सामने जो भी समस्या हो हम यूट्यूब पे जाए हमें उसका उत्तर मिल जाता है। तो नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, हो सकता है कुछ समय बाद इस तकनीक की बिल्कुल ही आवश्यकता ना रहे। जी, अभी तो हिंदुस्तान में भी नवाचार हो रहा है, नई शिक्षा पद्धति लागू की जा रही है, पढ़ने का माध्यम पूरा चेंज हो चुका है। बच्चों को वीडियो के माध्यम से गाकर, सुनाकर, नाटकीय रूपांतरण करके स्मार्ट क्लासेस द्वारा पढ़ाया जाता है। पहले की रटन विद्या बिल्कुल बदल चुकी है। अभी तो बहुत सारे स्कूलों में नवाचार भी किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ मैम कि आपके जीवन के अनुभव से ऐसी कोई कहानी जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक हो, एक छोटी सी लघु कथा अगर आप सुनाना चाहें। मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देती हूँ भावना जी। हमने पश्चिम की और हमारी शिक्षा पद्धति में ये अंतर है। एक हमारे पास युग था जिसको बोलते हैं 500 जिस समय बुद्ध हुए, उस टाइम कन्फ्यूशियस हुए, ग्रीस में पाइथागोरस वगैरह, उसी टाइम ये सब चल रहा था। तो एक हमारे यहाँ चिंतन पद्धति उस समय विकसित हुई जो आज तक हमारे साथ है। हालांकि पूरी तरह से नहीं है हमारे पास, कुछ खो भी गए हैं। लेकिन यदि हम पश्चिम को देखें तो पश्चिम में जैसे पुनर्जागरण हुआ 14वीं सदी में,
उनके पास एम्पिरिकल स्टडीज आई कि आप सत्य को कैसे जानेंगे। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते वो एम्पिरिकल स्टडीज तक पहुंचे, जिसको हम साइंटिफिक, जैसे हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में फॉर इंस्टेंस जो डार्विन लेके आए, तो डार्विन अपने टाइम पे बहुत कुछ सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं था। पर जैसे एम्पिरिकल स्टडी है कि मैं मानता हूँ कि ये सत्य है, फिर मैं इसके लिए एक्सपेरिमेंट करूंगा, मेरे पास लैब है, मैं उसको वो करूंगा, फिर उसका परिणाम देखूंगा और फिर उसके आधार पर मैं, तो ये जो उनके एम्पिरिकल स्टडीज हैं उनकी हर एक सब्जेक्ट में है। यहाँ तक कि हिस्ट्री वैसे पढ़ी जा रही है कि आर्कियोलॉजी, यहाँ तक कि फिलोसफी, ये पूरा जो चिंतन पद्धति है उसके बल पे वो लोग इतने दूर तक आए हैं। वो चिंतन पद्धति ही, जहाँ तक हो सकता है मैं गलत हूँ इस बारे में, भारत में अभी विकसित नहीं हुई है। हम जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट के बीच में बोल रहे थे कि इतिहास जो है वो पढ़ाएं, जो सच है ये इतिहास, पर वो सच क्या है ये नापने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है जी। जब तक हमारे पास वो तरीका नहीं विकसित होगा तो हमारे देश का बौद्धिक विकास नहीं होगा। हमारा मूलभूत, मुझे लगता है कि हमें पश्चिम की वो पद्धति को समझना चाहिए और साथ ही हमें अपने पुराने तरीके भी समझने चाहिए, ताकि इन दोनों के, कि जैसे अभी एलोपैथी है फॉर इंस्टेंस, अब अभी होलिस्टिक मेडिकल उसकी वो बात कर रहे हैं, तो हमारी जीवन पद्धति में बहुत कुछ सात्विक था, बहुत कुछ उत्तम था, उसको भी लें और हम इसको भी लें और इन दोनों को लेके हम कुछ नया विकसित करें, तब हम जाके जगत गुरु बनेंगे और तब जाके हमारी शिक्षा पद्धति का वो विकास होगा कि हमें लगेगा कि हमारे जीवन का, हमारे शरीर का अणु अणु विकसित हुआ है जी ना। बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो आप मुझे बच्चों की कहानी के बारे में कह रहे थे। मैं चाहती थी आपके अनुभव, आपकी तो बातें इतनी प्यारी लग रही है, जैसे दिल करता है वक्त रुक जाए और मैं आपको सुनती रहूं। इतना कुछ अच्छा जानकारी मिल रही है सच में। आपके अनुभव से, जीवन के अनुभव से मैं चाहती थी कि बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी हो जो बच्चों के लिए प्रेरणादायी हो, कि हमारी नव पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो, कि शिक्षा के प्रति उनका रुझान हो और भारत को एक बहुत अच्छे, कहते हैं ना, पढ़ तो हम लेंगे लेकिन हम में अगर इंसानियत है, अगर हम एक अच्छा इंसान बन गए तो वो सबसे बड़ी बात है। पढ़ाई और अंक तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। तो मैं चाहती थी कुछ एक संदेश, कुछ एक आपकी छोटी सी कहानी के माध्यम से बच्चों को अनुभव, आपका कुछ अनुभव मिलता। मेरा जो व्यक्तिगत मत है, ये हो सकता है परिपूर्ण ना हो क्योंकि आजकल समाज बहुत तेजी से बदल रहा है और सारी चीजों को समझना बहुत कठिन है, पर मैं जहाँ तक समझती हूँ कि अगर हम माताओं की शिक्षा पे ध्यान दें और उनको समय दें बच्चे पालने का, तो बहुत सारी हमारी समस्याओं का हल हो सकता है। जब माँ नौकरी भी करती है और भी बहुत सारे चक्रों में रहती है और हमारे समाज में औरत का स्तर अभी भी बहुत नीचे समझा जाता है पुरुष की अपेक्षा, तो जो औरत को तभी कुचली है वो कैसे उस मनुष्य का निर्माण करे जो सबल हो। ये आई थिंक ये जग जाहिर बात है कि सशक्त माँ ही सशक्त बच्चे का निर्माण कर सकती होती है। तो आई थिंक जब बच्चा बड़ा हो रहा था, सबसे पहला जो हमारे पुराणों में कहा गया है कि माँ ही पहला गुरु है, वो बात बिल्कुल सच है। अभी मतलब प्री नेटल से बच्चा जब गर्भ में होता है तब से वो माँ की आवाज सुन रहा होता है, उसमें संस्कार डाले जा सकते हैं। और देखा जाए हम सब कुछ वही है जो हमने देखा और समझा है, उससे परे तो कुछ नहीं है हमारे अंदर। एक हमारी बायोलॉजी है, हार्मोन्स है और हमने जो देखा और समझा, यही कुछ चीजें हैं। और हार्मोन्स तो हमारे बस में नहीं है जो हमने लिए और हार्मोन्स और ये एपिजेनेटिक जिसको बोलते हैं कि बाहर का जो है वातावरण वो हमारे शरीर को भी प्रभावित कर रहा है और उसको बदला भी जा सकता है। तो पहली बात तो माँ को पता होना चाहिए कि स्वस्थ भोजन क्या होता है, और दूसरी बात यही है कि माँ अपने बच्चों को सोचने समझने के बंधनों में मत बांधे, उनको एक मुक्तता दे, उनकी उत्सुकता को बनाए रखे। एक खुली हवा क्या है, पानी क्या है, आप अपने बच्चे को वहां तक जाने दें जहां तक आपको लगता है वो जा सकता है रोकने के। तो पढ़ने लिखने की आदत मुझे लगता है कि बच्चे में बड़ी आसानी से डाली जा सकती है अगर आप शुरू से उसकी उत्सुकता को बनाए रखते हैं। तो यही एक चीज है मुझे लगता है, एक दो स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उत्सुकता बनाए रखना, और आप बच्चे को प्रेम दे रहे हैं
और यदि आपने अपने बच्चों को सबका सम्मान करना सिखाया, जी। सबसे बड़ा कि अपना सम्मान करना सिखाया स्वयं का, तो मुझे लगता है एक कोई भी मनुष्य एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है इन सब के सारे और सशक्त समाज का हिस्सा बन सकता है। तो ये माँओं के लिए अधिक है, परिवारों के लिए अधिक है कि वो कैसे निर्माण करते हैं अपने बच्चों का। जी मैम, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी, साझा करना चाहूँगी कि हमने बचपन में सुना था, सहज पके सो मीठा होए। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, वो जल्दी से सफलता चाहती है। साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके सिर्फ हमें सफलता चाहिए और उस सफलता के साथ अगर हमें किसी को नीचा गिराना है, ऊँचा उठाना है, कुछ नहीं सोचती। तो मैं चाहती हूँ कि आपके कुछ ऐसे अनुभव हों, आपके कुछ ऐसे सुझाव हों कि उन्हें एक ठोस आधार प्रदान हो कि हमें क्या करके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए कि असल में ना दिखावा मुझे लगता है हम ये भूल गए कि मनुष्य जीवन है क्या? मनुष्य जीवन एक अनुभव है और हम अपने बच्चों को वो बताना भूल गए हैं कि मनुष्य जीवन अपनी भावनाओं को विकसित करने का भी नाम है, जैसे स्नेह, यू नो आप हमने मनुष्य जीवन को ये बना दिया है कि तू पढ़ लिख और पैसा कमा, तू शादी उससे कर जो ज्यादा सामान लेके आए तेरे लिए, तू शादी उससे कर जो ज्यादा कमा सके। हम उस दौड़ में इतने बेवकूफ हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि आज हम सूर्योदय नहीं देखते, सूर्यास्त नहीं देखते, तारों के नीचे नहीं है, हम बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे, ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं छोटे-छोटे हम परिवर्तन कर दें अपने जीवन में, तो जीवन सुखद हो सकता है। हम इस दृष्टिकोण को बदल लें, हम शाम को हम आजकल पहले घरों के दरवाजे खुले होते थे, आते-जाते थे। ज़रूरी नहीं था कि हमें कोई बोलेगा कि आप चाय पी के जाइए या कुछ करिए। बस आइए बातचीत करें और खत्म हो बात। एक जीवन सहज था। तो वो सहजता अगर हम उस स्तर तक नहीं भी ला सकते, तो हम कह सकते हैं कि चलो शाम को हम सब इकट्ठे घूमने जा सकते हैं। कम से कम हम एक-दूसरे के ऊपर ये नहीं है कि हम किसी घर जाएँगे, 10 आइटम बन रहे हैं। हम ज़िंदगी को इतना बोझ बनाते जा रहे हैं। हमें कपड़ों की ज़रूरत, पार्टियों की ज़रूरत, हम अपने ऊपर वो लादते चले जा रहे हैं, जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। के पीछे भागते जा रहे हैं। तो मनुष्य को खुद एक बार मनुष्य को ये अनुभव हो जाए कि अगर मैं इन सबको छोड़ दूँ, तो मैं अधिक सुखी हो सकता हूँ। ये दृष्टिकोण अगर अपना लें, तो चीज़ें सहज है। जी, मैंने एक आर्टिकल देखा था कि बच्चा पिंजरे में कैद है मोबाइल पकड़कर और पंछी खुले आसमान में उड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है ये बात। हमारा बचपन कैद हो गया मोबाइल में। लेकिन बचपन क्या, ज़िंदगी कैद हो गई है, ज़िंदगी कैद हो गई। आज हम 4 जने घर में बैठे होते हैं तो मोबाइल देख रहे होते हैं। ये मज़ाक नहीं रहा, ये कार्टून नहीं रहा, ये ज़िंदगी की हकीकत हो गई है कि घर में 4 टीवी होगी, सब अपने-अपने कमरे में देख रहे हैं, सब कोई एक ही कमरे में अलग-अलग मोबाइल देख रहा है। तो वो जो हमारा आपस में एक-दूसरे से जुड़ना, अनुभव करना, मतलब जीवन तब तक हमारा ठीक है जब तक हम स्वस्थ हैं, हमारे पास धन है। जब हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, हमारे पास धन कम हुआ और थोड़ा-सा भी अकेलापन आया, तो हमें नहीं पता हमें क्या करना है अपने साथ। तो हमारे को ये सारी बातें अपने बच्चों के साथ मुझे लगता है करनी चाहिए। उनके साथ समय अगर देते, माएँ भी कहाँ समय दे रही है, कोई कहाँ समय दे रहे हैं। हम उनको डे केयर में छोड़ रहे हैं, हम उनके साथ बैठ नहीं रहे हैं। अगर आप अपना आपका बचपन ही रहा होगा, ऐसा मेरा तो था ही था कि क्लास थोड़ी बड़ी हुई, तो हमारी जैसे नानी, दादी, कहानियाँ ये सब एक जीवन का हिस्सा थी। गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना, बिजली गुल हो जाने छत पर तारों को गिनना, वो प्यारा सा बचपन बहुत याद आता है मैम। हाँ, आजकल यदि आपके पास पैसा तो कोई नानी के घर नहीं जाना चाहता। हर कोई लंदन जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है छुट्टियों पे, यू नो। तो तो वो नानी के घर का मजा ही खत्म हो गया है, जहाँ सारे आजकल कजिन्स छत पर भी कोई नहीं जाना चाहता मैम। छत पर जो चंद्रोदय होता है, जो तारे देखने में खुशी मिलती है, आजकल के बच्चों से पूछिए उनको पता ही नहीं है। ये छोटी-छोटी खुशियाँ मन को कितना सुंदर करती हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि छोटे-छोटे बच्चों को एंग्जायटी है, स्ट्रेस है, मनोरोग हो गए हैं। पहले तो कभी सुनने को भी नहीं मिलता था मैम ये। बच्चों को पता ही नहीं होता था स्ट्रेस क्या है, एंग्जायटी क्या है। लेकिन पढ़ाई के दबाव में, मानसिक दबाव में हमारी पीढ़ी आती जा रही है। शिक्षा की लंबी दौड़ है जिसमें सिर्फ अंक की प्राप्ति चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर संस्कार होंगे,
अगर हम अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे तो शायद अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। अंकों की प्राप्ति इतना कठिन कार्य नहीं है, लेकिन बच्चे को पढ़ना है और विदेश में जाकर नौकरी करनी है। आज का लक्ष्य, हमारी भारत की पीढ़ी का लक्ष्य कि विदेश में नौकरी मिल जाए, या किसी का बच्चा विदेश में चला गया, ऐसा नहीं है। विदेश में जाकर डेवलप होता है, स्किल डेवलप है, सब ऐसा है। लेकिन मेरा एक मानना है मैम कि शायद आप उससे एग्री हो कि भारत में भी ऐसा स्कोप होना चाहिए। ऐसा कुछ हो कि हमारा बच्चा यहाँ पढ़े, अपने दिमाग को यहाँ लगाए और भारत को डेवलप करे। भारत डेवलपिंग में ही रह जाता है, भारत डेवलप हो, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि हमारे पास ऐसे लेखक नहीं है जो चिंतन दे सके, और ऐसे लेखक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसी शिक्षा पद्धति नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं आज की तारीख में, तो आपका कोई सम्मान भी नहीं है। आपके पास एक लेखक, मान लो मैं एक सिर्फ लेखन का काम करती जिंदगी भर और मैं सोचती कि मैं अपने परिवार को इसके भरोसे पाल लूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा परिवार भी भूखा मरता, मैं भी भूखा मरती। तो आप कैसे आशा रखते हैं एक लेखक से वो भूखा रह के मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखेगा और समाज को स्वास्थ्य देगा? आप देखिए, आपके मूलभूत सिद्धांत ही गलत है। अभी बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप भेजिए, आपने लिखा तो हमारे पास भेजिए, हमारे पास बहुत से प्रकाशक आते रहते हैं। तो शुरू में उनको बोलते थे तो आप मुझे कुछ देंगे इसके बदले में? तो बोलते नहीं जी, ये तो मिलजुल के ही काम होता है। तो मुझे भी लगा कि चलो छोड़ो, क्योंकि अर्थ मेरा उद्देश्य इस जीवन के इस मोड़ पे अर्थ मेरा उद्देश्य है भी नहीं। तो मैं भेज देती हूँ, मुझे लगता ठीक है, अगर किसी के अच्छा लगेगा पढ़ने में तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं उस सुखद अनुभव के लिए भेज रही हूँ। परंतु मैं नहीं मानती कि जो प्रकाशक महोदय हैं सिर्फ समाज सेवा के लिए या भाषा की सेवा के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इतने सारे लोग हम हिंदी भाषी इसमें जुटे हैं और समाज सेवा इतनी जबरदस्त कर रहे हैं, फिर भी हम फेल हो रहे हैं, फिर भी हम असफल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप देखिए, अगर आप चाहते हैं सशक्त संतान हो तो सशक्त माता बनाइए, सशक्त समाज चाहते हैं तो सशक्त लेखक बनाइए। आप लेखक का मैं हिंदी में जब मैं लिखती हूँ तो हिंदी भाषी मुझे बोलते हैं अच्छा ये तो आपकी हॉबी होगी। आप मुझे बताइए आपकी हॉबी कैसे हो सकती है? अगर मुझे लिखना है तो मुझे कम से कम 2-3 घंटे तो दिन में पढ़ना चाहिए, अगर अधिक नहीं भी पढ़ना चाहिए, और लिखना भी चाहिए। अगर मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ तो इतने परिश्रम की तो मुझसे मांग होनी ही चाहिए, और उस परिश्रम के लिए मुझे समय भी देना होगा, मेरे पास स्वास्थ्य भी होना चाहिए और मेरा मानसिक संतुलन भी होना चाहिए। आप ये बताइए कि क्या आपने वो स्थितियां निर्माण करी या होने दी जिसमें एक लेखक बच सके? आपके पास वो लेखक हो ही नहीं सकता जिसके पास वो चिंतन हो जो समाज को दिशा दे। ये हो सकता है विदेशों में बैठे कुछ लोग जो लिख रहे हैं, जिनके पास धन पर्याप्त है या जीवन के उस मोड़ पे हैं जब वो, पर ये एक ऐसा काम होना चाहिए जिसमें बहुत से लोग लगे हों, या एक ऐसी प्रतिभा हो जिसका जन्म हो सके। वो कहाँ से लाएंगे आप? कैसे होगा वो काम? हम सब जो लिख रहे हैं आज के जमाने में, तो कभी कभी तो मुझे लगता है ऐसे बच्चों की कहानी लिख रहे हैं, धूल मिल आई, चांद तारे आए, वो गहन चिंतन नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे पास आज। जी, जो भी हम लिख रहे हैं, मुझे ये कहने के लिए आप सारे हिंदी भाषी मेरे पे क्रोधित ना हो, परंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि हम जो भी लिख रहे हैं उसमें सिर्फ 0.3% ऐसा है जिसको मुझे लगता है मैं पढ़ रही हूँ और मुझे पढ़ के अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत से लोग बोलते हैं आप पढ़िए, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि आपने स्वयं नहीं पढ़ा कुछ और आप लिख रहे हो। बहुत बढ़िया। आपने स्वयं यात्राएं नहीं करी, आपने स्वयं चिंतन नहीं किया, और मैं इसके लिए आपको दोष नहीं दे रही। इसके लिए मैं दोष दे रही हूँ उस प्रकाशक को, भारत की राज्य सरकार की उन नीतियों को जहाँ पे लेखक फल फूल नहीं सकता। बीच में हिंदी दिवस पे मैं कार्यक्रम देख रही थी, तो हिंदी भाषी सारे मंच पे खड़े के शपथ लिए हम हिंदी में बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए, आपको कोई भाषा आती है क्या? आप किसी और भाषा में बात कर सकते हैं? इस शपथ की क्या आवश्यकता है? आपकी भाषा जो 200 मिलियन लोगों की भाषा है, जिसके पास संस्कृत और प्राकृत की परंपरा है, आपकी भाषा एक फोक लैंग्वेज है आज। आप जब तक इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बात करते हैं हमारे पास निराला है, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दिस बिग राइटर्स, प्रेमचंद, निराला, उन्होंने निश्चय कुछ मूल्यवान लिखा है, पर वो हो कि कितना है? मैं 1 साल में सारा पढ़ना खत्म हो सकती हूँ, उसके बाद मैं क्या पढ़ूं हिंदी में? क्या इतिहास पे लिखी किताबें हैं, विज्ञान पे लिखी किताबें हैं, या संस्कृत से आपने अनुवाद किए हैं? क्या किया आपने? आप ये देखिए कि हमारे पास रोड मैप नहीं है
कि हिंदी में इन सब चीजों की आवश्यकता है और हम ऐसा करें। आपने इस्लामिक गोल्डन एज की बात सुनी होगी, फ्रॉम 750 टू 1250। ये जो इस्लामिक गोल्डन एज है, इसको द एज ऑफ ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। जी मैम। तो यहाँ पे जो उस समय के खलीफा थे, जो राजा थे, उन्होंने दुनिया भर के लोग, चाइना, ग्रीक, इंडिया, सबसे मंगा के अनुवाद किए, और सिर्फ अनुवाद नहीं किए, चिंतन भी हुआ। आज जो पश्चिम में, यहाँ तक कि 3 कोर्स मील जिसको हम बात करते हैं, पोइट्री बात करते हैं, अलजेब्रा, ये सारा वहां से आया। अगर वो नहीं होता तो उनके पास रेनेसेंस नहीं होता, उनका पुनः जागरण नहीं होता, उनका पुनः जागरण हुआ, उन्होंने तकनीक विकसित करी और ये सब किया। तो ये बातें मुझे एक दो बार हिंदी दिवस पे जब भी बोलने का अवसर मिला तो कहते अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अनुवाद, तो अभी तो एआई आ गया, तो हमें कलम दवात लेके भी वो करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम हम उसको बढ़ाना तो आरंभ करें, हम पढ़ना तो आरंभ करें। हम चिंतन तक तो बाद में पहुंचेंगे, लेखन तो थर्ड स्टेज होगी, पहले पढ़ना तो आरंभ करें। हमारे यहाँ तो वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। और मुझे ये कहने में कुछ संकोच नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है जो सच है वो सच है। जी जी, सही बात है। लेकिन ऐसा कुछ हो कि बच्चों की पढ़ने में रुचि है, ऐसा क्या किया जाए आपके अनुभव से? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो माओ को खुद पढ़ना चाहिए और बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहिए। जैसे वो मुझे याद है, मैंने एक बार वर्ड बुक थोड़ा सा मैंने ट्रेनिंग दी थी, तो देखिए बच्चे ने पूछा कि H2O what are the covalent this thing compounds and things like that। तो आपको नहीं आता तो ठीक है, आप चलो हम किताब से निकालते हैं, अब तो यूट्यूब आ गया है, गूगल आ गया है। तो जब हम वो रुचि दिखाएंगे तो बच्चे में भी वो रुचि आएगी। हम खाना बना रहे हैं, बच्चों पढ़ ले, बच्चा पढ़ना चाहता है। हर एक इंसान मुझे लगता है वो उत्सुकता लेके ही पैदा होता है, पर हम उत्सुकता को या तो दबा देते हैं या हम दिशा नहीं दे पाते हैं। तो हमें मूलभूत प्रश्नों को उठाना चाहिए अपने समाज में, जो हमने अभी तक नहीं उठाए हैं। जी, प्रयास जारी है, हम सब प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है अगली पीढ़ी, और प्रयास कभी नहीं जाएगा। जब हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे तो नव पीढ़ी बहुत अच्छा करेगी। प्रयास जारी है। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, जैसे आपने मतलब आप मुझे क्षमा करें ये कहने के लिए, लेकिन जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही है, तो इस चर्चा में हम खुलकर बात कर रहे हैं, कुछ मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ऐसे ही हम अगले मुद्दों तक पहुंचेंगे, अगले उस पे पहुंचेंगे। लेकिन हिंदी में अभी मैं कवि सम्मेलन में देखती हूँ प्रतिभा और ये और वो, काहे की प्रतिभा? हम क्यों इस भ्रम में है कि हमारे पास प्रतिभा है? हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि सरस्वती का वरदान मिला है? हम नहीं है। हमारा अध्ययन बहुत कम है। सरस्वती का अपमान ना करें ये कह के मैं सरस्वती का वरद पुत्र हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं प्रयासरत हूँ। और कोई किसी आज के हिंदी भाषी में किसी के पास वो प्रतिभा नहीं है जिसको हम कहें कि उसकी वजह से जगमगाहट हो रही है, जैसे कि आपने कहा। तो हम जी एकदम भाषा को अलंकृत करना मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, तभी हम मुद्दे तक पहुंचेंगे। अगर हम जब तक हम भाषा को अलंकृत करते रहेंगे, सत्य हमसे दूर रहेगा। भाषा के द्वारा ही तो हम सत्य तक पहुंचने वाले हैं। तो भाषा का उतना ही, भाषा को भी हम प्रयोगवादी उपयोगवादी बनाए। मेरा ऐसा विचार है, हो सकता है आप मेरे से सहमत ना हो सकता है आपको बुरा भी लगा, और अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मुझे लगता है कि हम आए कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर हम यूं ही अपनी ख्वाबी में खोले रहेंगे कि ये प्रतिभा है आपका, हर एक कविता की बात हम कहेंगे कि बहुत सुंदर है, हर एक कविता, कैसे चलेगा? हम कहेंगे कि ये कविता अच्छी नहीं है, इसको सुधारो। दूसरी बात, कवि सम्मेलनों का भी इतना ह्रास हुआ है, इतना मतलब श्रृंगार भी जो उठाया जा रहा है वो पता नहीं कौन सी सदी से आ रहा है कि मैं तेरे लिए झुमका लेके बैठी हूँ, मैं दर्पण के सामने बैठी हूँ। आज उस श्रृंगार का समय नहीं है नारी के पास। एक नारी भी अपनी स्वतंत्रता चाहती, वो अपने को पहचानना चाहती है कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति है, मैं अपने जीवन को कैसे संपूर्ण बनाऊं। और ना केवल ये है, हम सबको पता है कि हमारे सबके अंदर, आज के युग की नारी के अंदर एक दबी कुचली नारी जो बार बार सिर उठा रही है, बार बार कह रही है कि ऐसे नहीं। हमें कहना नहीं, हमें याद है कि हमें दबलना कुचलना नहीं है, पर ये हम सबके लिए प्रयत्न है
ये हम सब के लिए है। हम इन चीजों को मान क्यों नहीं लेते कि जो इतिहास है वो आज 10,000 का सदियों पुराना, जब हम जंगल में थे, वो भाव वो हमारे जेनेटिक मटेरियल में है और अभी तक हमें दबाया गया है। तो हमारे व्यक्तित्व की लालसा है और हम उन चीजों से संघर्ष कर रहे हैं। हम क्यों अपना समय ये खोने में लगा रहे हैं कि मैंने बिंदी लगा दी, मैंने झुमका लगा लिया। और कम से कम कविता के स्तर पे तो नहीं होना चाहिए। कविता एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हमारा उत्थान हो, उसके बाद हमें हमारे में एक शक्ति आए, एक ऊर्जा आए। कविता सुनने के बाद यदि उसमें ऊर्जा नहीं आई तो कविता व्यर्थ है। व्यर्थ, सच बात है। कविता में सच्चाई का साक्षात्कार होना चाहिए। देशभक्ति होनी चाहिए कि हमारी राजनीति कैसी हो, हमारा सौंदर्य भाव कैसा हो, हमारा चिंतन कैसे हो, हमारे बच्चे कैसे हो, हम सोचे कि हमारे चुनाव कैसे हो, हमारे नेता कैसे हो। ये भी तो देशभक्ति है। हमने वो चिंतन कहाँ लिया। हम तो पाकिस्तान को हरा देंगे, चीन को हरा देंगे, बिना ये जाने कि हमारी जो सेनाएं हैं वो कितनी मुश्किलों से गुजरती हैं और इससे मानवता का कितनी हानि होती है। बजाय उन युद्धों को रोकने के हम घृणा फैला रहे हैं। सही बात है। जबकि कवि का काम तो प्यार स्नेह है, चाहे वो पाकिस्तान है या चीन ही है। हम कवि एक लेखक काम होना चाहिए पूरे विश्व को एक साथ लेके चलना। एक है, अगर मेरे पास पैसा और मेरे पड़ोसी के पास, तो आज नहीं तो कल वो मेरे पास डालेगा। और हम तो वसुधैवम कुटुंबम की बात करते हैं, हम क्यों बार बार घृणा की बात करते हैं, और वो भी कवि सम्मेलनों में। सही बात है, आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत खूब धन्यवाद। सच्चाई का साक्षात्कार हो, वो कविता प्रेरणादायक होगी हमारे भारत के लिए, हमारे विश्व के लिए, कि हमारी कलम में ऐसी ताकत हो जिससे हम कुछ ऐसा संदेश फैलाएं जिससे प्रेम की भावना जागृत। तो बहुत खूब मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। थैंक यू आकांक्षा जी। थैंक यू। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुमूल्य समय दिया। नहीं, मेरा समय बिल्कुल बहुमूल्य नहीं है। मुझे आके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपके साथ साक्षात्कार करके मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आपका बहुमूल्य समय और सुंदर विचारों के लिए आपके साथ बिताए पल हमें यादगार रहेंगे। ये अद्वितीय अनुभव हमारे लिए बहुत ही यादगार है। धन्यवाद। आपकी अनुभव से मिलने वाले संदेश हमारे दर्शकों के लिए प्रभावशाली होंगे। साधुवाद।